इसीलिए, और 100 में से एक या दो बिजनेसमैन फ्रॉड निकलता है, और लेकिन 98 आर सफरिंग। तो गवर्नमेंट शुड हैव कम आउट विथ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज अगेन हमने अभी पढ़ा, सर्कुलर इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और ये जितने भी ग्रीवांसेस लोग रेज करते हैं, या फिर आईसीआई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, या कोई और बार एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उन्होंने कमिटी बनाई हुई है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मीटिंग। और उस कमिटी के तहत की एक मीटिंग होती है, जिसमें चेयरमैनशिप में राजेश सोधी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स दिल्ली जोन। और इसमें ये सारे मेंबर्स, ऑब्वियसली सारे सीनियर्स मेंबर्स, अब इन्होंने जो जो डिस्कशन किया रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, वो देख रहे हैं हम लोग। इश्यूज रेज्ड बाय फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल। It was brought to notice of the committee that applications having minor discrepancies, such as variation in name and address of the applicant in documents, are being rejected. Further, there is lack of uniformity in acceptance of supplementary documents of the utility bills, and applications are rejected as different officers are accepting different documents as proof of place of business. अब देखिए, ये कमिटी इस पे, इनको ये चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो कभी कोई डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा सब दे देंगे, लेकिन लास्ट में कुछ और निकाल लेंगे कि नहीं ये मिसिंग है। तो उनका जो बेसिक पर्पस है ऑफिसर सबका, कि रजिस्ट्रेशन देना ही नहीं, क्योंकि हर बिजनेसमैन फ्रॉड है, हर बिजनेसमैन बेईमान है। इसीलिए, और 100 में से एक या दो बिजनेसमैन फ्रॉड निकलता है, और लेकिन 98 आर सफरिंग। तो गवर्नमेंट शुड हैव कम आउट विथ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज अगेन हमने अभी पढ़ा, सर्कुलर इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और हाई कोर्ट जजमेंट। तो उनको सर्कुलर लेके आना पड़ेगा। द कमिटी इन्फॉर्म दैट द इशू रेज्ड बाय द फेडरेशन इज प्रोसीजरल इन नेचर, and the applicants have to follow the due procedure, including submission of correct and valid documents having no discrepancy. इसका मतलब गया, the federation raised concern regarding suo motu cancellation of registration with retrospective effect by GST authorities. अब मुझे एक बात बताइए, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल होता है, तो क्या प्रॉब्लम क्या आती है? पहले आईटीसी में प्रॉब्लम आ जाता है सर। हाँ जी, आईटीसी में प्रॉब्लम, हमारा आईटीसी टेकअप में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आपका पहले रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया, 6 महीने तक सस्पेंड रहा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टिव कैंसिल कर दिया, तो शायद रिटर्न फाइल करना पड़ जाता है ना। हम्म। ऑथोरिटीज जब मेनली, तक सस्पेंड हुआ तब तक रिटर्न रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। correct, authorities mainly on account of failure on the part of the SSE to file returns. Due to such cancellation, the small businesses are getting affected and requested to consider request for revocation of registration sympathetically. Again, the committee informed that filing of return is an obligatory requirement and sufficient opportunity to present their viewpoint is given to the taxpayers before cancellation of registration, and all such cases are treated on merit. इन दो दो पे कोई अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए, होता क्या है एक्चुअली? आप लोग तो रजिस्ट्रेशन का सिक्स बहुत देख रहे होंगे। 6 महीना सर रिटर्न वो फाइल बोलता है नहीं किया। टेक्निकल ग्लिच देकर सस्पेंड करके रख देता है सर, मेरा केस भी ऐसा हुआ है। अच्छा, यानी 6 महीना लास्ट 6 मंथ से वो सस्पेंडेड हुआ है। हाँ, हाँ। मैंने जब किया तो बोला नहीं टेक्निकल कुछ ग्लिचेस है, तो और मैंने क्या आज करूं, से, मैंने आज एक रजिस्ट्रेशन अगर वो सस्पेंशन हटा देता है, तो पिछले 6 महीने का आपने रिटर्न फाइल किया नहीं होगा। सस्पेंडेड है ना सर, रिटर्न कैसे फाइल करूं? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर सस्पेंशन लास्ट मोमेंट पे हटा देता और कैंसिल नहीं करता, और सस्पेंशन हटा देता है, हम्म, तब आपको वो पहले, वो 6 महीने का रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना फाइल आपको, करना पड़ेगा यस यस सर, करना विथ लेट पड़ेगा। फीस। विथ लेट फीस। तो जहां पर यस। आपकी गलती नहीं है। यस सर। Other issues raised by the Federation were regarding high penalty imposed against small taxpayers under Section 125. 125 में करते क्या, 25,000 प्लस 25,000, आंख बंद करके 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाते हैं अगर 1 रुपया का भी टैक्स इवेजन हो। मतलब छोटी सी छोटी गलती के लिए वो 50,000 का मैक्सिमम पेनल्टी लगाते हैं।
आप सोच के देखिए, ये मोटर व्हीकल एक्ट की तरह है। कोई रेड लाइट अगर स्कूटर वाला जंप करे तो भी 1000 रुपया फाइन, और गाड़ी वाला जंप करे तो भी 1000 रुपया फाइन, ट्रक वाला जंप करे तो भी 1000 रुपया फाइन। तो कहीं तो इक्वालिटी तो लेके आएंगे आप। जब यहाँ पर 125 में अप टू ₹25,000 लिखा हुआ है, तो जैसी गलती वैसी फाइन। अब यहाँ भी इनको ये लगाना पड़ेगा, जैसे ई वे बिल में माइनर पेनल्टी है, इस केस में माइनर पेनल्टी 500 प्लस 500, ऐसे केसेस में मतलब डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये 50,000 का ही पेनल्टी लगाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है सर, फाइन कर। For late filing of returns, denial of input tax credit for not claiming credit within the specified period, difficulties in claiming credit, input credit due to mismatch in invoices, denial of ITC due to non-compliance on the part of suppliers, such as failing to upload invoice or paying GST on time, forcing the recipients for reversal of ITC in cases where supplier registration has been cancelled, etc. और जबकि सेक्शन 126 है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पेनल्टी शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द डिग्री ऑफ वायलेशन, लेकिन फिर भी उसको वो पढ़ते नहीं है। मतलब आप ये सोच लीजिए, मुझे तो लगता है सर्कुलर इज ओवर एंड अबव द लॉ इटसेल्फ, जीएसटी लॉ के भी ऊपर है। सर एक पॉइंट ऐड करता हूँ मैं, गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए गोपाल। सर ये 73, 74 में अगर पेनल्टी हो गया है तो हाँ 125 तो और लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो लिखा हुआ है 75 में लिखा हुआ है कि अगर एक सेक्शन में लग गया तो दूसरा और पेनल्टी लग ही नहीं सकता। सेम ऑफेंस सेम पीरियड के लिए है तो नहीं लग सकता, जी सर, जी सर, वरना तो लग ही सकता है। जी सर, जी सर। Recommendation: the committee informed that the issues are procedural in nature and all action is taken by GST authorities as mandated under the legal framework. मतलब इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा इनको। कुछ तो मतलब, ये जब कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप काम करें ना, मतलब रिप्रेजेंटेशन का कोई सॉल्यूशन तो निकाले। अब फिर से उन्होंने क्या किया, ऑफिसर के ऊपर छोड़ दिया, बोले जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं और लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सेक्शन 126 क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं अगर लॉ के अकॉर्डिंग है? वो भी तो लॉ का हिस्सा है। Issues raised by CII: confirmation of demands without considering the justification submitted by taxpayers. In many cases, demands are confirmed at the first adjudication level without considering the submission made by the taxpayers and ignoring the clarificatory circulars issued by CBIC. The confirmation of demands without application of mind results in the increased litigation and involve time and money. अब जैसे हमारे केस में हुआ था कि GSTR1, BB सब में सब कुछ, सॉरी, ऑडिटेड अकाउंट्स में मान लीजिए 100 रुपया टैक्स निकाली हुआ है, GSTR1 में गलती से 120 कर दिया गया, लेकिन PB में 100। बैकग्राउंड में किसकी आवाज? पवन जी आपकी है। तो उसको अल्टीमेटली एनुअल रिटर्न से ठीक किया गया, और एनुअल रिटर्न में जो से आप ठीक कर सकते हो उसका प्रेस रिलीज ये सब दे दिया। उसके बावजूद उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया विदाउट कंसिडरिंग कि एक्नॉलेज भी नहीं किया कि हमने रिप्लाई दिया है। Requiring the exaggerated increased pre-deposit in filing the appeal causes immense hardship to the taxpayers by way of cash flow issues. It is admitted fact that initially at the introduction of GST, there were many misinterpretations and ambiguities. Department was also liberal to ignore the minor procedural flaws, mistakes initially made by the registered person. It is also expected that similar approach be carried at the ground level staff so that the intended treatment are passed on the stakeholders. अब कमिटी इसमें कह रहा है, ग्रीवेंस कमिटी, कि भैया ऐसा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आप लड़िएगा तो मेरिट बेसिस पे वो खत्म हो जाएगा। The committee informed that the submission of notices are taken into considerations before passing of adverse orders. कमिटी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा हो रहा है, and in case there is lapse in this regard on the part of the order issuing authority, such order is liable to be set aside at the appellate forum. तो कमिटी या तो ये मानता 1000 में से 2 केसेस हो रहे हैं, तो इसके लिए सर्कुलर ले आए, कम से कम वो 2 केस भी ना हो। इशूइंग डेफिशिएंसी मेमोज ऑफ रिफंड एप्लीकेशन विदाउट गिविंग वैलिड रीजंस। मतलब ये होता है या नहीं होता आप लोगों के साथ? लिखते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया वो नहीं लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट इज नॉट सबमिटेड। Refund applications are returned by the department under deficiency memo
but without mentioning the specific reasons or requiring any specific documents. It is simply mentioned that the attached documents are insufficient to process the refund. Resubmission of application later results that the refund becomes time bar and causing unwarranted litigation. This. Again, committee को कुछ नहीं मिला इसमें. The committee did not find merit in grievance as proper deficiency memo is issued in all such refund cases where deficiency in documents is noticed. However, the committee advised the CIE representative that if in any specific they are not satisfied with the deficiency memo, they may approach the senior officers of the concerned jurisdiction for the redressal of their grievance. यहाँ होता है सॉल्व सीनियर ऑफिसर्स के पास? नहीं, only time money. Increase timeline to 30 days to respond to the notice issued in DRC 01. ये कुछ इसमें ना गलत लिखा हुआ है, ये 1B होगा यहाँ पर. 1B जो ऑटोमेटिकली 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस आ गया, तो 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना. वो 7 दिन का टाइम बहुत कम है, तो कभी कभी लगता है कि मिला ही नहीं या फिर लेट देखा, तो बहुत कम है. तो उन्होंने ये कह दिया ठीक है, ये पॉलिसी इशू है, ये जीएसटी काउंसिल में जाएगा तो देखेंगे. फिर सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस ऑर्डर थ्रू पोस्ट एंड द रजिस्टर्ड मेल ऑफ द टैक्स पेयर. अब ये कह रहे हैं कि DRC 01 या ऑर्डर ये सब इसमें पोर्टल में तो अपलोड हो जाता है, लेकिन आप इसको मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू भेजना चाहिए, क्योंकि स्मॉल बिजनेसमैन वो पोर्टल खोल के देखता नहीं है. रिटर्न के लिए देखता है, लेकिन बार बार नोटिस में जाके वो कभी नहीं देखता है. ठीक है. फिर स्मूदन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस विच आर ऑपरेटेड एज डार्क स्टोर्स. ये डार्क स्टोर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए अमेजन के थ्रू मेरी किताबें बिक रही हैं, तो अमेजन अब मैं क्या करूंगा, उस किताब को बेचने के लिए अमेजन के ही स्टोर में अपनी किताबें रख दूंगा. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अमेजन के स्टोर में अपनी किताबें रख देता हूं तो जीएसटी में फॉर्मेलिटी क्या है? फ्लिपकार्ट अमेजन के स्टोर में मैं अब मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इसको घोषित करना पड़ेगा. और हाँ. अमेजन से मेरा नहीं रख रहा होगा, हजारों और लोगों का रख रहा होगा, फ्लिपकार्ट हजारों और लोगों का रख रहा होगा. अब मुझे एक बात बताइए, क्या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए मुझे अमेजन से कहना होगा ना कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट दो ताकि मैं डिपार्टमेंट को दूं और वो मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित हो? यस और नो? Yes. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो यही कह रहा है, ए डार्क स्टोर इज जनरली ए लार्ज वेयरहाउस दैट कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल कस्टमर्स ऑफ ए कंपनी एज ए फुलफिलमेंट सेंटर विदाउट एनी इनकरिंग एनी रेंटल कॉस्ट फॉर वेयरहाउस स्पेस. अब कमिटी क्या कह रहा है कि इसके लिए डिटेल एसओपी या गाइडलाइंस लेके आएंगे. चलिए जब लेके आएंगे तब देखेंगे. अलाउ आईटीसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट या नॉन कंप्लायंस बाय सप्लायर, यानी कि जीएसटी 1 नहीं डाला और मतलब 2A या 3B में 2A या 2B में नहीं आता है, तब की कहानी है. तो ये उन्होंने कह भी दिया है कि ये पॉलिसी इशू है, जीएसटी काउंसिल इसको एग्जामिन कर रहा है. और इन्होंने वो सारी बातें लिख भी दी है कि रिसिपिएंट से रिवर्स करवा लेंगे, सप्लायर से फिर आप रिकवर कर लेंगे. तो उसके लिए तो एक रूल 37 कुछ करके आ गया है, रूल 37A आया है, जिसमें अगर सप्लायर से रिकवर हो जाती है तो रिसिपिएंट को वो क्रेडिट मिल जाएगा. लेकिन ये इसका प्रोसीजर ये सब कुछ भी नहीं आया कि ये कैसे पता लगेगा, क्या होगा. तो ये ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कह ही दिया है कि वी आर डिस्कसिंग दिस केस. Lack of information regarding reply to be filed to the show cause notice issued by DGGI. अब DGGI जब नोटिस इशू करता है तो अपना प्लेस और नाम मेंशन करना चाहिए, नहीं तो वो कहाँ भेजेगा ये, क्योंकि DGGI के काफी पूरे इंडिया में ऑफिसेस हैं. Since CGST offices are located at many places, non-mentioning of location/address of the concerned office results that notice keeps on moving from one location to another location of the CGST department. अब ऐसे केस में द कमिटी इन्फॉर्म दैट ऑल शो कॉज नोटिस इशूड बाय दिल्ली एंड जयपुर जोनल यूनिट ऑफ DGGI आर एडजुडिकेटेड बाय एडिशनल कमिश्नर CGST दिल्ली नॉर्थ. एज सच द नोटिस कैन अप्रोच CGST दिल्ली नॉर्थ कमिश्नरेट फॉर सबमिशन ऑफ रिप्लाई. इसका मैं और बैकग्राउंड बता दूं आपको, तो इसमें यह कहता है कि DGGI शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, लेकिन एडजुडिकेशन कौन करेगा?
जुरिडिक्शनल ऑफिसर। अब ये जुरिडिक्शनल ऑफिसर आप मान लीजिए दिल्ली के किसी एक कोने में है तो आपका जुडिशल ऑफिसर अलग होगा, किसी और का अलग होगा, किसी कौन होगा। तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली और जयपुर जोनल यूनिट का डीजीआई का एक ही जुडिशल ऑफिसर है, वो है एडिशनल कमिश्नर सीजीएसटी दिल्ली नॉर्थ, यही होगा। आप देखिए कई बार ऑडिट का नोटिस आता है, ऑडिट का शोकॉज नोटिस आता है, तो उसमें वो लिख देते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट को अप्रोच कीजिए एडुकेशन के लिए। डीजीजीआई में शायद नहीं लिखा, मुझे तो नहीं मिला कोई भी ऐसा नोटिस जहां पर लिखा हुआ होगा। गोपाल जी, सर वो जो गुंटूर वाला केस था उसमें डीजीजीआई का शोकॉज नोटिस आया, उसमें लिखा हुआ था कौन एडजुडिकेट करेगा। आ, हाँ हाँ सर, वो लिखा था ना सर, वो ही करेगा मैंने स्टेट जुडिस्टिक्शन, मेरे को याद आ रहा है, लिखा था कि सर स्टेट मैंने जुडिस्टिक्शनल ऑफिसर करेगा। ठीक है, नाम उम लिखा हुआ था या नहीं लिखा था ये जानना था। सर खैर, नाम नहीं लिखा था, नाम नहीं लिखा था। नहीं नाम नहीं। ये आपको रूल 42 43 का तो आपको बहुत लोगों को नोटिस मिला होगा। और करते क्या, कॉमन क्रेडिट की जगह एंटायर क्रेडिट को रिवर्स करवा देते हैं। याद है आपको, जितने भी 42 43 का नोटिस आ रहा है, कॉमन क्रेडिट आइडेंटिफाई नहीं करते, फुल क्रेडिट एंटायर क्रेडिट को ही रूल 42 43 लगा देते हैं। तो ये लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 42 रिवर्सल इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन आईटीसी पर्टेनिंग टू input service capital used for taxable and exempted supply. During the course of certain audits, officers contended that reversal ratio should be applicable on complete ITC availed by the taxpayer, even which is exclusively used for taxable activities. Recommendation: the committee inquired whether there was any specific case. तो स्पेसिफिक है, पूरा यूपी का सारा नोटिस उठा लीजिए आप, झारखंड का सारा नोटिस उठा लीजिए, सब में यही है। वेस्ट बंगाल का नोटिस, कोई भी नोटिस उठा लीजिए, सब में यही है, फुल आईटीसी। सेक्शन 74 issue was raised during the meeting that SCN be issued instead of 73 even in cases of taxpayers having submitted all relevant documents and disclose all facts in GST returns during audit. अब हम लोग बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेक्शन 74, जीएसटी के जमाने में सेक्शन 74 लगना और रेयर हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप रिटर्न पोर्टल पे, ऑडिट का ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब पोर्टल पे 9C के साथ। आप इतना कुछ मांगते हैं, 1 2A ऑटो बन रहा है, 2B ऑटो बन रहा है, 3 9 9C सब कुछ मांग रहे हैं आप, फिर 9C के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट। कहां चोरी करेगा? आपको चोरी सिर्फ तभी मिलेगी जब आप सेक्शन 67 करेंगे इन्वेस्टिगेशन का, या फिर ऑडिट करेंगे। आपको कोई बिल मिला जो आपने सेल्स बिल मिला, मतलब इनवॉइस मिला जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चढ़ाया नहीं, या फिर मिसमैच ऑफ स्टॉक मिला, वही केसेस होगा। वरना तो एवरीथिंग इज ऑन पोर्टल। कहां मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, कहां फ्रॉड हो सकता है? मान लीजिए किसी गुड्स के ऊपर रेट 18% है और आप 5% में बेचने लग जाए, तो क्या फ्रॉड के केस में आएगा या इंटरप्रिटेशन इश्यू होगा? तो मैं ये मानता हूं कि 99.99% में 73 लगना चाहिए। जहां इन्वेस्टिगेशन होगा, जहां फेक क्रेडिट इन्वॉल्व है, वहीं 74 लग रहा है, वरना कोई जगह मुझे नजर नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। क्या कहते हैं आप लोग? राइट सर। The committee informed that issuance of SCN depends upon the findings of the audit team. SCN under section 74 is not issued in a routine manner, but only in cases where fraud or any willful misstatement or suppression of fact is noticed. ये statement कितना गलत है? 74 को routine manner में issue किया जा रहा है। In any case, before issue of SCN in DRC 01, response of the taxpayer to the finding of department is sought in DRC 01A. और DRC 01 जब में आ गया तो DRC 01A 73 में तो इश्यू नहीं है, 74 में मैंडेटरी है। And only after examining the same, SCN is issued. The committee also opined that in case such frivolous SCN issued, the same is most likely to be dropped at the level of adjudicating authority / appellate forum. तो 74 ड्रॉप हो सकता है।
374 ड्रॉप कब नहीं होगा? जब उनको लगेगा जैसे मैं ड्रॉप कर दूंगा तो टाइम बार्ड हो जाएगा, तो शायद ड्रॉप भी ना करें। शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्रॉस चार्ज। मैं दोबारा बता देता हूं, हमने क्रॉस चार्ज वर्सेस आईएसटी, कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आईएसडी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जिसने वो इनवर्ड सप्लाई या आईटीसी अवेल की है वो इनवॉइस रेज कर सकता है अपने ब्रांच ऑफिस को, यानी कि डिस्टिंक्ट पर्सन को। जब वो इनवॉइस इसको रेज करेगा तो इसी को हम लोग क्रॉस चार्ज करते हैं, यानी कि कॉमन क्रेडिट का इनवॉइस रेज कर देता है ब्रांच ऑफिस। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मंथली होगी या क्वार्टरली होगी? तो इसी के में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन शैल कंस्ट्रू एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। In compliance to same, taxpayers undertake cross charge of expenses undertaken at head office for providing support services to branch office. Such cross charge is ideally undertaken on annual or quarterly basis against MOU signed between such distinct persons. अब ये MOU साइन करना जरूरी है या नहीं है, ये देखना होगा। In some of the cases, officer contend to differ from said approach and allege that cross charge should have been done on monthly basis and thereby demanding interest for delayed payment of tax. ओहो, इसमें ये इंटरेस्ट कहां से आएगा? अच्छा, क्योंकि आपने मंथली बेसिस पे नहीं किया इसलिए क्वार्टरली बेसिस पे किया, तो इसलिए इंटरेस्ट चाहिए। The committee informed that cross charge shall be undertaken as per the contract. In the absence of contract, cross charge shall be taken on monthly basis. ये एमओयू जरूरी है क्या? कुछ पॉलिसी बना के रखा तो ठीक है सर, नहीं तो ये दिस पीपल विल स्टार्ट इंटरप्रेटिंग इन मेनी वेज। चलिए सोचते हैं। स्पेशल ऑडिट, मान लीजिए सेक्शन 65 का भी ऑडिट चल रहा है और सेक्शन 66 का भी ऑडिट चल रहा है, पॉसिबल है? सेक्शन 65 का ऑडिट कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 66 का ऑडिट शुरू हो गया, इज इट पॉसिबल? यस, क्योंकि सेक्शन 66 का पर्पस अलग है, तो वही उन्होंने लिखा भी है। प्री डिपॉजिट, प्री डिपॉजिट आईटीसी के थ्रू हो सकता है? हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपका फेक आईटीसी का केस है और 10 करोड़ का डिमांड है, और आपका यही फेक आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी पड़ा हुआ है और उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। अब आप अपील में जाएंगे, इसी फेक आईटीसी को यूटिलाइज करके आप अपील जा सकते हैं। कहिए। जी, जा सकते हैं। जा सकते हैं सर। जाना तो चाहिए सर, हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मतलब आप देखेंगे तो जिस चीज पे लड़ाई हो रही है उसी को आप यूज करके। तो हमको सही ठहराना है सर, इसलिए ना सही बात है। तो यही एक ग्राउंड है जहां पर बोलते हैं कि जिस आईटीसी आपका हम लोग चैलेंज कर रहे हैं उसी को आप यूज कर रहे हैं। सर चैलेंज कर रहे हैं ना, कन्विक्शन तो नहीं हुआ ना। करेक्ट, करेक्ट। तो अब ये कह रहे हैं कि हायर ऑफिसर्स ऑफ अपील कमिश्नर्स में बी अप्रोच्ड। फिर अब तो सर्कुलर ही आ गया जो सबसे ज्यादा ऑथोरिटेटिव है। ऑथोरिटेटिव। Audit proceeding through offline mode, issuance of DRC 01 without confirming observations under ADT 02, issuance of DRC 01 without issuing DRC 01A। जेनरिक है, स्पेसिफिक केस लेके आइए। और अच्छा, ये DRC 01 पोर्टल पे अपलोड नहीं है तो आप अपील कैसे फाइल करेंगे ऑनलाइन? DRC 07
DRC 07 अगर DRC पोर्टल पे 07 अपलोड नहीं है तो अपील कैसे फाइल करेंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो बोल रहा है कि भैया जुडिशियल ऑफिसर्स को मिलो और उसको अपलोड करवाओ। हाँ, हम सब करें। Delay in granting registration and denial of GST registration without providing opportunity of being heard. The committee informed that specific timeline has been fixed for the registration process, and as such, if any delay happens on the part of departmental officers, registration is granted automatically by the system. As regard denial of GST registration without opportunity of being heard, the committee informed that the registration process is a document-based with or without physical verification, and there is no procedure of giving personal hearing, as the entire process is to be completed within the strict timeline of 30 days. अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है क्या? हाँ, चलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल at the business premises for well-established business houses may be done away with for taking GST registration. The committee informed that there is no such requirement of uploading photograph of concerned person at the business premises. It was advised that if any such difficulties faced, the management may approach the senior officers of the jurisdictional office. What is the relevant date for payment of interest in respect of wrongly availed ITC? The committee informed that relevant date for calculation of interest, date of utilization of such a wrongly availed ITC. ये पूरा आंसर नहीं है। डेट ऑफ, हाँ पूरा आंसर नहीं। मान लीजिए फिर ITC बढ़ जाता है तो फिर वो रॉन्गली अवेल्ड नहीं होगा ना, डिफरेंस होगा। जो रूल 88 कौन सा रूल है उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए, ये हो गया। वो ये लिटिगेशन को खत्म नहीं कर रहा है सर, ये तो सर, बढ़ा रहा है। सर लिटिगेशन इसमें वैसे ही वैसे बढ़ा। अपील का तो बोला ही नहीं, जो बियॉन्ड 4 मंथ हो गया है, जो इसका अरे वो हेडिंग था डिस्कस उसका तो करें। कुछ। नहीं, वो डिस्कस करें, वो अलग डॉक्यूमेंट है। अच्छा सर इसमें वो SMT 10 वाला भी तो इशू था ना। क्या SMT 10? सर SMT 10 के बाद अपन SMT 11 में रिप्लाई देते हैं, उसके बाद वो कंक्लूड करना कंपलसरी है, सीधा 73 74 नोटिस भेज सकते हैं। नहीं, कंक्लूड नहीं हुआ तो 73 74 कर देगा। ओके, कंक्लूड तो करते नहीं, डाल के रखते हैं। SMT 10 के बाद तो सर 73 का ही आना चाहिए। क्या क्या? मतलब SMT 10 है तो 73 का ही नोटिस आना चाहिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 99.99% 99.99% 73 का आना चाहिए, लेकिन ये लोग गड़बड़ करते हैं। जी म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है बैकग्राउंड। माइक ठीक नहीं है आपका लग रहा है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि कैन अपील बी फाइल्ड आफ्टर 4 months।